जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता। ये बात समझ में आई? कौन वो व्यक्ति है जो उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कर रहा है मगर उस मीटिंग का मेंबर नहीं है? ऐसा कौन है जो उस मीटिंग का जो है मेंबर नहीं है मगर उसकी मीटिंग को जो है वो अध्यक्षता कर रहा है, उसकी मीटिंग की उसकी प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कर रहा है? Which of the following is presided over by a member who by a man who is not a member of it? Which of the following? D. विधानसभा, राज्यसभा, क्या होगा? राज्यसभा। नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया? हाँ, प्रश्न समझ में आ गया ना? प्रश्न सभी को समझ में आ गया? हाँ, आंसर क्या होगा इसका? राज्यसभा। राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को जो अध्यक्षता करता है वो है उपराष्ट्रपति, जो वहां का सभापति होता है, जो वहां का चेयरमैन होता है। मगर वो चेयरमैन, वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जबकि मंत्रिपरिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग्स होती है, इसकी अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का ही एक मेंबर है। प्रधानमंत्री इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिपरिषद का ही एक मेंबर है प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की जो मीटिंग होती है, मंत्रिपरिषद की जो सिटिंग्स होती हैं, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो प्रधानमंत्री उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और उस मीटिंग के मेंबर भी हैं। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इसकी अध्यक्षता करता है वो वहां का स्पीकर होता है। वो जो वहां का एक विधायक होता है जिसको हाउस जो है इलेक्ट करती है अपने स्पीकर के रूप में। तो विधानसभा की अध्यक्षता जो व्यक्ति करता है, विधानसभा जो अध्यक्ष होता है, जो विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वो विधानसभा का ही मेंबर भी होता है। लोकसभा की अध्यक्षता जो स्पीकर करता है वो लोकसभा का मेंबर होता है, कोई आउटसाइडर नहीं होता है। लोकसभा ही अपने बीच में से किसी एक सदस्य को स्पीकर के रूप में इलेक्ट करती है। जो स्पीकर होता है फिर जो उसकी प्रोसीडिंग्स को, वहां की बैठकों की, वहां की कार्रवाई का फिर वो स्पीकर संचालित करता है, तो वहां का मेंबर होता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में जो वहां की राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वहां की बैठकों का संचालन करता है, वहां की प्रोसीडिंग्स को मैनेज करता है, वो एक आउटसाइडर होता है। वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को जो है राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाता है और चेयरमैन बनाकर उसको वहां की मीटिंग्स की अध्यक्षता सौंपी जाती है। तो आंसर होगा राज्यसभा। बात क्लियर? नोट कर लीजिए से। ये तो एकदम साफ था कल्पना, ये तो एकदम साफ था, इसमें क्या समझ नहीं आया? कहां कंफ्यूजन हुआ? वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना? जैसे तो एमसीक्यू से कंफ्यूजन दूर होता है। जब हम जब थियरी पढ़ रहे होते हैं तो लगता है चीज समझ आ रही है, मगर जब सामने एमसीक्यू आता है तब हमारा कंफ्यूजन जो है सतह पे आ जाता है। तब हमारा जो है समझ आती है हमको कितनी बात वास्तव में समझ आई। Which of the following is presided over by a person who is not a member of it? Which of the following is presided over by a man? Which of the following is presided over by a person? Which of the following is presided over by a person who is not a member of it? Who is not a member of it? Council of Ministers, Lok Sabha, Rajya Sabha, third and last, Legislative Assembly. Which of the following is presided over by a person who is not a member of it? Council of Ministers, Lok Sabha,
राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मिटा देते हैं। ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझ में आ गया? उपराष्ट्रपति के बारे में हमें बताना है, हमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना है। वह भारत का दूसरा उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ही इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया। उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ही हैज नो फॉर्मल फंक्शन एंड ड्यूटीज अटैच्ड टू हिज ऑफिस। उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ही हैज नो फॉर्मल ड्यूटी एंड फंक्शंस अटैच्ड टू हिज ऑफिस। भारत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ही डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता ही डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग और निष्कासन पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ही एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ही एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट माने एक्टिंग प्रेसिडेंट। चारों सही है? हाँ सही है, चारों बातें सही है। देखो उसके पास अपने उपराष्ट्रपति के ऑफिस के लिए कोई फॉर्मल काम है ही नहीं। उपराष्ट्रपति के रूप में बताइए आप क्या करते हो? नहीं, उपराष्ट्रपति के रूप में तो कुछ काम नहीं करते। क्या करते हो? अगर राष्ट्रपति मर गया तो हम जाकर राष्ट्रपति के रूप में जाकर काम करने लगते हैं, या राष्ट्रपति छुट्टी पे चला गया तो भी राष्ट्रपति वाला काम करने लगते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई काम नहीं करते। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा जब खाली बैठे रहते हैं तो जब जो सेशन शुरू होता है राज्यसभा का, तो वहां जाके हम जो है वहां का चेयरमैन बन जाते हैं जाकर। अरे ये बताओ, एज ए वाइस प्रेसिडेंट क्या करते हो? नहीं, उस रूप में मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक, तो माने उसके पास पद से जुड़ा, अपने पद से, कौन सा, जो वाइस प्रेसिडेंट है, पद से जुड़ा के पास कोई फॉर्मल फंक्शन है ही नहीं। और क्योंकि पद से जुड़ा कोई काम नहीं, इसलिए उसको कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी दी नहीं जाती। उसको सैलरी मिलेगी या तो राष्ट्रपति वाली, जब राष्ट्रपति के रूप में जाकर काम करेगा, या राष्ट्रपति छुट्टी पे गया है तो वहां जाकर काम करेगा तो उसमें राष्ट्रपति वाली सैलरी पाएगा। और जब समय राज्यसभा का चेयरमैन बनकर काम करेगा तो राज्यसभा वाली सैलरी पाएगा। लेकिन उसके को कभी भी वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी दी नहीं जाती, क्योंकि उसके पास वाइस प्रेसिडेंट वाला कोई काम होता ही नहीं है। उसके पास अपने ऑफिस से संबंधित कोई फॉर्मल फंक्शन, कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। और वो भारत में प्रोटोकॉल में सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है। वो पहले नंबर पर राष्ट्रपति है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री है, चौथे नंबर पर गवर्नर ऑफ स्टेट है। नहीं, सीजीआई तो बहुत नीचे आते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मल राष्ट्रपति आएगा, एक्स प्रेसिडेंट। उसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री आएगा। उसके बाद नीचे कहीं आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों जो है समान स्थिति पर रखे गए हैं, तो लोग काफी नीचे आ जाते हैं। माने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट, उसके बाद फॉर्मल प्रेसिडेंट। गवर्नर के बाद नीचे आएगा फॉर्मल प्रेसिडेंट, और फॉर्मल प्रेसिडेंट के और नीचे आएगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नीचे आएगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें कोई नहीं है। फॉर्मल प्रेसिडेंट तो हमारे जो है रामनाथ कोविंद हैं, प्रतिभा देवी पाटिल हैं, बहुत सारे जितने जिंदा है भी वो सब हैं। जो मर गए जैसे हमारे जो है वो मर गए, प्रणब मुखर्जी, अब वो फॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं है। हाँ, सैलरी उनको पेंशन मिलता है, उनको पेंशन मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा काम तो होता है। नहीं, तो उनके पास जो है राज्यसभा के चेयरमैन बन के काम करते रहेंगे। राज्यसभा का 6 महीने में नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा गैप 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा। तो साल में 3 बार जो है सेशन लगता है राज्यसभा का। हाँ, गैप में लगता है 3 बार। साल में 3 सेशन लगते हैं। बजट सेशन, समर है, विंटर सेशन है। हाँ, 3 टाइम के पास काम होता है। फ्री बैठो, कितना बढ़िया काम है, कितनी अच्छी। कोई नहीं है। हाँ, पोस्ट बेकार है, लेकिन हम चाहते हैं हमें बना दिया जाए। हम तो बनना चाहते हैं। ये नोट कर लिया। अब सारी बात समझ में आ गई ना? इस बात को खूब अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को उस पद के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। इस स्टेटमेंट को
इस कथन को खूब याद रखिएगा, ये आपसे किसी न किसी रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। कई स्टेटमेंट्स के साथ मिलाकर एक स्टेटमेंट्स ये भी रखा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को जो है इतना वेतन मिलता है, या तो बता दीजिएगा उपराष्ट्रपति के लिए वो स्टेटमेंट फॉल्स है। उपराष्ट्रपति को कभी भी उपराष्ट्रपति के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसको उसको जो भी कुछ मिलेगा वो चेयरमैन के रूप में मिलेगा, जो चेयरमैन जो राज्यसभा का है उस रूप में जो है उसको मिलेगा। अच्छा, पिछली क्लास में लोग कहां पर से ये बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन, नहीं नहीं, और क्या पिछला बताया क्या था? दो देखिए, नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि नेशनल इमरजेंसी जो है, जब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो ऐसी घोषणा उनके 30 दिन तक रहती है। इस 30 दिन में उसको पार्लियामेंट के द्वारा विशेष बहुमत से पास किया जाना जरूरी है। अगर नेशनल इमरजेंसी को जिस दिन उसकी डिक्लेरेशन हुआ था उसके 30 दिन के अंदर पार्लियामेंट ने पास नहीं किया तो अपने आप नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है। अब जो 30 दिन का टाइम दिया गया है इसको पास करने के लिए, ये जो पारित किया जाएगा इसको विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा 30 दिन के अंदर। लेकिन मान लीजिए कि इस बीच जब नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ और लोकसभा जो है डिजॉल्व है, लोकसभा भंग है, तो क्या किया जाएगा? तो इस बीच राज्यसभा कम से कम 30 दिन के अंदर पारित कर दे, और जब लोकसभा का चुनाव होने के बाद नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा अपनी बैठक, जिस दिन उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी, जिस दिन पहली बैठक होगी, उस दिन पहली बैठक से 30 दिन के अंदर लोकसभा उसको पारित कर दे। ठीक, तो इस प्रकार घोषणा जो है बनी रहेगी। एक बार में जब राष्ट्रीय आपातकाल दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, दोनों हाउस ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस ने जो है नेशनल इमरजेंसी को पास कर दिया है, तो एक बार पास होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक बना रहता है। 6 महीने के अंदर अगर उसको हमें आगे और बढ़ाना है तो 6 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उसको फिर से विशेष बहुमत से पास करें तो फिर से 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और फिर जैसे 6 महीना खत्म होगा, अगर हम आगे और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर से लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग विशेष बहुमत से उसको पास कर दें तो फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार 6-6 महीने करके इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रेसिडेंट ने जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी तो अब वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वो सब 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने बाद ये बिल्कुल इस तरीके से है कि हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, भरवाने के बाद हमारी गाड़ी जो है 6 किलोमीटर तक चली,
6 किलोमीटर पर पेट्रोल खत्म हो गया, हमें गाड़ी और आगे ले जानी है, तो 6 किलोमीटर खत्म होने के पहले पहले हम फिर से उसमें पेट्रोल डलवा लें, और एक बार डलवा दिया तो नेक्स्ट 6 किलोमीटर और चलेगी, उसके बाद फिर से गाड़ी रुक जाएगी, तो उसके पहले की गाड़ी रुके हम फिर से उसमें पेट्रोल डलवा दें, तो फिर से अगला 6 किलोमीटर और चलेगी। इस प्रकार से जो नेशनल इमरजेंसी है वो एक बार में 6 महीने तक एक्सटेंड की जाती है। कब एक्सटेंड होगी? राष्ट्रपति ने कहा कि नेशनल इमरजेंसी जब घोषित की जाती है, तो राष्ट्रपति ने जो कहा है 30 दिन के अंदर इसको पहले सदन से आप पास कराओ। आपने कहा 30 दिन तक तो ये रहेगी, लेकिन 30 दिन बाद खत्म हो जाएगी। आप जाके अप्रूवल लो पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन को, राष्ट्रपति की घोषणा को पार्लियामेंट के दोनों सदनों द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी से 30 दिन के अंदर पास किया जाता है, और पास करने के बाद अब ये जो है 6 माह तक रहेगी, और 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। हमको अभी और एक्सटेंड करना, क्योंकि इस प्रकार का संकट देश पर है कि अभी हम आपातकाल हटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से पास कर देंगे, फिर से आगे 6 माह के लिए एक्सटेंड हो गई। हमको लगता है अभी आपातकाल की जरूरत है, अभी चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं, हमको उसको आगे और एक्सटेंड करना है, तो 6 महीने के अंदर हम फिर से पास कर दें, फिर से 6 माह के लिए आगे हो जाएंगे। इस प्रकार से इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, इस प्रकार से ये अनंत काल तक बनी रह सकती है। बस आप 6-6 महीने में बढ़ाते जाइए, 6-6 महीने की दर से आप जिसको बढ़ाते रहिए, और जब लगे चीजें नॉर्मल हो गई हैं, तो फिर प्रेसिडेंट एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करेगा, प्रेसिडेंट एक दोबारा फिर से घोषणा करेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल वापस हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल को जो बढ़ाया जाता है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल को जो पास किया जाता है, राष्ट्रपति ने घोषणा की राष्ट्रीय आपातकाल की, इसको पास करना है, पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और जो 6-6 महीने से हम बढ़ाते हैं, इस बढ़ाने के लिए भी जो फर्दर कंटिन्यूएशन है, इसके लिए भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल को हम पास करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इसका प्रोक्लेमेशन किया है, तो पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी, अब हमको 6-6 महीने से उसकी कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक, तो ये हमने लिखाया है कि इसका जो कंटिन्यूएशन है वो भी जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है। क्या ये लिखाया है? देखिए, कॉपी नहीं है, देखो, हाँ पढ़िए क्या? लेकिन जो बार बार अनुमोदित करेगी वो स्पेशल मेजॉरिटी करेगी, ये नहीं लिखाया ना, इसको लिख लीजिए। नहीं नहीं, आगे लिख दो सीधे। every resolution or continuance every resolution for continuance of national emergency by 6 months at a time, by 6 months at a time, shall be passed by each house of parliament, with special majority, बात समझ में आ गई जो लिखा है? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को नए पैरा से, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को
6 महीने की दर से बढ़ाने के लिए, 6 महीने की दर से बढ़ाने के लिए, 6 महीने की दर से बढ़ाने के लिए, 6 महीने की दर से बढ़ाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जो प्रोक्लेमेशन है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। अब थोड़ा समझाने विशेष बहुमत क्या होता है। पहले हम क्लास का उदाहरण लेंगे और उसके बाद जो है हम राज्यसभा का जो है एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास में टोटल सीट कितनी है? 100 है। किसी क्लास में टोटल सीट्स जो है 100 है। माने अगर 100 के बाद कोई और नया बच्चा वहां एडमिशन लेना चाहेगा तो नहीं ले सकता, क्योंकि टोटल सीट जो है 100 है। ठीक, हमें इसका विशेष बहुमत निकालना है। तो विशेष बहुमत क्या होगा? जब क्लास लगेगी और हमको वहां पर कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना है, तो उसके लिए 2 शर्तें होती हैं। एक तो शर्त ये होती है कि क्लास की जो टोटल मेंबरशिप है, ये क्या 100 क्या है, इसको हम कहेंगे टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप माने ये क्लास की कुल सदस्य संख्या है। 100 क्या है? ये जो है कुल सदस्य संख्या है। अब ऐसा नहीं है कि जब क्लास लगेगी तो पूरा 100 लोग वहां पर आएंगे क्लास में, ऐसा नहीं होता। सपोज कुछ लोग जो है क्लास छोड़ के जा चुके हैं, सीटें खाली हो गई, वैकेंसी हो गई है। मान लीजिए 5 सीटें यहां खाली हो चुकी हैं। सपोज जो है वैकेंसी कितनी हो गई, माने रिक्त सीटें कितनी हैं? मान लीजिए 5 हैं। माने 5 बच्चों ने वहां से नाम कटवा लिया, तो अब 5 नए बच्चों का वहां एडमिशन किया जा सकता है। ठीक, 5 बच्चों ने नाम कटवा लिया तो 5 नए बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो 5 सीटें जो है वहां पर खाली है। तो अब कितनी वहां पर जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई? अब यह है सॉरी 5 है। चलिए इसको इफेक्टिव कुछ ना करिए। 5 सीटें जो है खाली पड़ी हैं। ठीक, जो 5 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए क्लास लगा, 5 सीटें तो खाली पड़ी थी, 5 बच्चे तो छोड़ के क्लास जा चुके थे। मेरे पास अब बच्चे 95 बच्चे। क्लास जिस दिन लगी उस दिन क्लास में जो है 10 बच्चे एब्सेंट रहे। वैकेंसी एक अलग चीज होती है और एब्सेंट होना एक अलग चीज होती है। एब्सेंट कितने हैं? एब्सेंट हैं 10। ठीक, देखिए वैकेंसी और एब्सेंट में अंतर होता है। वैकेंसी माने 5 बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हो, अब उनका नाम कट गया है, अब 5 और नए बच्चों को वहां एडमिशन किया जा सकता है। तो अब क्लास में बच्चे हैं मेरे जो है 5 जा चुके हैं तो 95 है, लेकिन जब क्लास लगी उस दिन 10 बच्चे एब्सेंट थे, तो उस दिन क्लास में प्रेजेंट कितने थे? प्रेजेंट थे 85। ठीक, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी कैसे होती वाली, क्लास में कोई प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव को, उस रेजोल्यूशन को, उस प्रपोजल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है। तो उसमें 2 शर्तें होती हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। एक तो जो रेजोल्यूशन क्लास में रखा गया है, जो प्रस्ताव क्लास में रखा गया है, पास होने की पहली शर्त यह होगी कि क्लास की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उसको पास किया जाए। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित करना है तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि उस प्रस्ताव को क्लास की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित करना होगा। क्लास की कुल सदस्य संख्या 100 है, हालांकि वहां प्रेजेंट 85 है, 85 से मतलब नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करने के लिए हमको यह देखना होगा कि क्लास की टोटल मेंबरशिप कितनी है।
जबकि वहां पर 5 वैकेंसी भी हैं और 10 ऑप्शन भी हैं। हमें ना तो वैकेंसी से लेना देना ना हमें ऑप्शन से लेना देना, हमें लेना देना है टोटल मेंबरशिप से। क्लास की कुल संख्या बताइए कितनी है, कितने क्लास छोड़ के नाम कटवा चुके हैं हमें मतलब नहीं, जब क्लास शुरू हुई उस दिन कितने ऑप्शन थे कितने प्रेजेंट थे हमें मतलब नहीं। हमें मेजॉरिटी चाहिए, टोटल मेंबरशिप, क्लास की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी में जो है आपको 2 शर्तें पूरी करनी होती है। विशेष बहुमत, जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत, इसमें 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त ये होती है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। पहली है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हमें चाहिए। 100 है, 100 का आधा कितना हुआ 50, 50 में एक और जोड़ दीजिए 51, तो 100 का बहुमत कितना हुआ 51। माने कोई प्रस्ताव पास हो इसके लिए जरूरी है कि उस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम जो है 51 वोट पड़े। ज्यादा पड़ जाए अच्छी बात है, 51 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से कोई सी प्रस्ताव को पास करना है, अगर विशेष बहुमत से कोई रेजोल्यूशन पास होना है, तो पहली शर्त यह है कि उस रेजोल्यूशन को कुल सदस्य संख्या जो टोटल मेंबरशिप है जो 100 है, इसके मेजॉरिटी से, इसके बहुमत से पारित होना चाहिए। और 100 का बहुमत होता है 100 का आधा करो 50 आया, उसमें एक और जोड़ दो 51 आ गया। 100 का बहुमत है 51, तो वो रेजोल्यूशन में कम से कम 51 वोट पड़े उसके फेवर में। ज्यादा पड़ जाए 51 से कम नहीं होने चाहिए। हम ये कहेंगे वो जो है कुल सदस्य संख्या के बहुमत से रेजोल्यूशन पास हो गया। लेकिन विशेष बहुमत के लिए एक शर्त और प्लस दूसरी शर्त और फॉलो करनी पड़ती है। 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उस दिन कितने लोग वहां पर आए थे जब वोटिंग हो रही थी। 85 आए थे, इनके सामने प्रस्ताव रखा गया, पहले बहस हुई, बहस होने के बाद कहा गया जितने लोग इसके फेवर में हैं वो वोट करें, जो फेवर में नहीं है वो उसके अगेंस्ट में वोटिंग करें। कुछ इस प्रकार से होगा, लोग यस करें वो नो करें, इस प्रकार से होगा। 85 लोग क्लास में थे। अब जो है इस पर जो है बहस शुरू की गई। 17 तिया 85 होता है 85, चलिए 51 होता है। हाँ 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 51 होता है, ठीक मान लिया। हाँ मान लिया। अब देखिए 85 लोग वहां पर थे, प्रस्ताव रखा गया, बहस शुरू हुई। बहस होने के बाद जो है अब वोटिंग करा ली जाए कितने फेवर में है। और कई बार ये होता है जब वोटिंग कराई जाती है तो जो लोग प्रेजेंट थे उसमें से भी कुछ भाग जाते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं। ऐसा होता है कि हम वोटिंग में नहीं रहेंगे, हमने पार्टिसिपेट किया प्रोसीडिंग में, वहां पर बहस हुई, बहस के हम हिस्सेदार बने, लेकिन हुआ अब जब विभाजन हो जाए कौन फेवर में है कौन अगेंस्ट में, जब वोटिंग करा ली जाए कुछ लोग कहते हैं ना तो हम फेवर में वोटिंग करेंगे ना हम अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे, हम अब्सटेन हो रहे हैं, हम अपने को अलग कर रहे हैं इस वोटिंग से। ऐसा होता है। तो मान लीजिए वोटिंग हुई तो इस 85 में से 5 ने अब्सटेन किया, 5 ने अपने को अलग कर लिया। सपोज अब्सटेन कितने हो गए 5, तो बचे कितने। अब प्रेजेंट ऑफ वोटिंग जो उपस्थित है और मत दे रहे हैं वो कितने हैं, वो है 80। अब जो है उपस्थित और मत देने वाले इसके लिए टर्म है प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने बचे 80। यहां तक बात समझा गई। तो विशेष बहुमत का होता है एक तो कुल सदस्य का बहुमत इतना होना चाहिए, दूसरा जो प्रेजेंट ऑफ वोटिंग है उनके 2/3 बहुमत से 2/3 मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए। अर्थात वो प्रस्ताव जो है ये 80 है, 80 के 2/3 से पास होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ दैट हाउस कितने हैं 85 हैं, 80 हैं। ये 80 लोग हैं जो वहां सदन में बैठकर उपस्थित भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। तो जो वोटिंग कर रहे हैं हम उनका 2/3 बहुमत लेते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 शर्तें पूरी करते हैं, एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उस दिन क्लास में जितने उपस्थित और मत दे रहे हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, उनका 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। तो दूसरी शर्त है उपस्थित और मत देने वालों
देने वाले सदस्यों सदस्यों का 2/3 उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं? 80 हैं। अब देखिए टोटल मेंबरशिप थी 100 और जब वहां पर वोटिंग हुई तो वोटिंग में बचे वहां पर हमारे सामने है 80। इन 80 का हमको 2/3 देखना पड़ेगा। 80 का 2/3 ठीक 20 हो गया। 26 समथिंग आएगा माने 52। तो देखो जो 50 दोनों शर्तें पूरी हो गई। अगर 52 से वहां पास हो जाता है प्रस्ताव तो देखो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 है 52 और ये जो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी है 51। ये भी आ रहा है तो इसको कहेंगे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। अभी फिर से एक बार समझाएंगे। अभी राज्यसभा को उदाहरण देकर समझाएंगे। अभी बस इतना समझो विशेष बहुमत तब होता है कि जब कोई प्रस्ताव किसी सदन में रखा जाता है तो सदन की जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए अर्थात उसके फेवर में 51 वोट पड़ने चाहिए अगर टोटल मेंबरशिप 100 है। लेकिन उस दिन जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। इस दिन प्रेजेंट और वोटिंग 80 थे तो 80 का 2/3 निकाला गया हमारा आ गया 52 ठीक। ये 52 देखो इस शर्त को पूरा भी कर रहा है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 तो है 52 इतना पड़ गया और इतना पड़ा और ये इसको भी पूरा कर रहा है इस शर्त को भी पूरा कर रहा है। 52 जो है टोटल मेंबरशिप का भी मेजॉरिटी आ रहा है। दो शर्तें पूरी हो गई। मान लीजिए सपोज उस दिन जो है एब्सेंट होते तो प्रेजेंट से और उस दिन जिन्होंने वोटिंग से अपने को दूर रखा वो थे करीब 10 तो बचा 75 सॉरी 10 तो उस दिन उपस्थित मत देने वाले कितने बचे? 75 बचे। हाँ ज्यादा भी हो सकता है अभी बता रहे हैं देख लीजिए। मान लीजिए अब्सेंट तो 10 थे अब्सेंट 10 थे प्रेजेंट से 85 प्रेजेंट थे लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया वो थे 10 तो सिर्फ 75 लोगों ने वोट दिया ना तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 75 हो गए। हम 75 का देखें 2/3 अब हम 75 का 2/3 देखेंगे 75 का 2/3 50 आया। तो देखो उपस्थित मत देने वाले 2/3 ने पास किया तो 50 वोट पड़ गए। लेकिन ये जो है ये शर्त पूरी नहीं कर रहा है। 50 जो है कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं है तो माने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ माने प्रस्ताव गिर गया वो विशेष बहुमत से पारित नहीं हो पाया क्योंकि उपस्थित मत देने वालों का 2/3 तो 50 आता है 50 तो पड़ गया उसके फेवर में। लेकिन जो है ये शर्त पूरी नहीं हो रही है कि टोटल मेंबरशिप का जो है बहुमत होना चाहिए 51 वोट मिलने चाहिए 51 वोट नहीं मिल पा रहे हैं। बस क्लियर हो रही है? दिक्कत हो रही है? क्लियर हुई? देखिए मान लीजिए उस दिन जो है 75 प्रेजेंट और वोटिंग 75 थे 75 लोग से जिन्होंने वोटिंग की थी हम इसका विशेष बहुमत में इसका 2/3 देखेंगे। जब इसका 2/3 देखेंगे तो आएगा 25 दूनी 50 50 लोग माने उसके फेवर में वाले 50 वोट पड़े तो एक शर्त तो पूरी हो गई उपस्थित मत देने वालों का 2/3 मेजॉरिटी ये शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन ये शर्त पूरी नहीं हो पा रही है कि टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होती है। टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी 51 बनती है और फेवर में वोट पड़े सिर्फ 50 तो एक शर्त पूरी हो रही है 2/3 मेजॉरिटी की। लेकिन जो है ये शर्त पूरी नहीं हो रही है कि टोटल मेंबरशिप की जो मेजॉरिटी चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो विशेष बहुमत से पारित नहीं हो पाया। चलिए अब की बार राज्यसभा का उदाहरण देकर समझाते हैं। ये तो कल्पना की थी 100 लेकर अब राज्यसभा का केस लेकर समझाते हैं। इसको नोट करना क्या नहीं बात खत्म हो गई वहां प्रस्ताव गिर गया नहीं पास हो पाया नहीं बात वहां खत्म हो गई। आप पहले जुगाड़ करो पूरे बहुमत का पूरा अपना बैठ के कैलकुलेशन करो कि कितने हमारे मेंबर हमें फेवर में आ जाए। जब इतने लगे कि फेवर में आ गए तो फिर से प्रस्ताव रखवाओ। सरकार क्या करेगी? सरकार बैठ के जो जुगाड़ करेगी कि हमारे फेवर में कुछ इतने सदस्य और आ जाएं तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो बात करेगी कुछ सांसदों से भैया आप फेवर में करो आप फेवर करो। जब लगेगा इतने सांसद मेरे फेवर में आ गए
तब प्रस्ताव फिर से रखवाएगी। अब एक बार जरा राज्यसभा का उदाहरण देकर हमको समझाते हैं। देखिए राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है, देखिए जो राज्यसभा है अपनी राज्यसभा, यहां की कुल सदस्य संख्या कितनी है 245। राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप 245 है। ये क्या है, ये है टोटल स्ट्रेंथ। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ 245 होती है। इसी को हम कहते हैं राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है। कुल सदस्य संख्या माने राज्यसभा में जो है 245 से अधिक सदस्य नहीं रखे जाते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इसमें से कुछ मर जाएंगे तो उसकी सीटें वैकेंसी हो जाएगी। ठीक, अब जिस दिन जो है विशेष बहुमत प्रस्ताव राज्यसभा में पारित किया जाना है, मान लीजिए उस दिन जो है वहां पर जो है सपोज वहां पर उस दिन वहां पर जो है अपसेंट कोई नहीं है, सब आए, या सॉरी मान लीजिए 45 उस दिन अपसेंट थे। ठीक, 45 जो है अपसेंट थे। होता ये जब लोकसभा में राज्यसभा में जब मीटिंग होती है, जब उनकी बैठकें चलती हैं, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ में लोग नहीं आते हैं। जैसे इस क्लास में कभी भी सभी लोग एक साथ उपस्थित नहीं होते, कभी 2 गायब होते हैं, कभी 3 गायब रहते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता है। तो इसी प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में भी होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो टोटल स्ट्रेंथ है जो 245 की राज्यसभा की है 245 वहां पर उपस्थित रहे, कभी ऐसा नहीं होता। तो मान लीजिए 45 एब्सेंट हैं, तो कितने प्रेजेंट हुए, प्रेजेंट हैं 200। ठीक, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना है। वोटिंग के समय जो है 50 अलग हो गए। वोटिंग जब हुई तो 50 लोगों ने कहा वोटिंग नहीं करेंगे, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, ये तो प्रेजेंट है 200, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग माने उपस्थित और मत देने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है 45 हो गए 150 क्यों, क्योंकि जो 50 लोग थे 50 लोग ने वोटिंग नहीं करी, 50 लोग जो वोटिंग से दूर रहे, जिसको कहते हैं अब्सटेन। देखिए ध्यान से सुनिए, जहां दिक्कत हो बताइएगा। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 होती है, 45 अब्सेंट थे, तो जिसमें राज्यसभा का सेशन शुरू हुआ हमारे पास वहां पर सिर्फ 200 लोग प्रेजेंट थे। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो 50 लोग अब्सटेन माने अलग हो गए। तो अब प्रेजेंट थे 200, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित और मत देने वाले कितने हैं, वो 150 है। दोनों में अंतर होता है। प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब प्रस्ताव पे मतदान हो रहा है तब कितने लोग वास्तव मतदान कर रहे हैं, कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। होता है कि उपस्थित थे 200 लोग, लेकिन जब मतदान की बारी आई 50 लोग सदन छोड़ के चले गए। तो हमको जो प्रेजेंट एंड वोटिंग से मतलब है। अब हमें विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना है, तो विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो राज्यसभा की मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल, एक तो है राज्यसभा का जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत। पहली शर्त है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 245, इसका आधा किया और 1 जोड़ा तो आ गया 123। राज्यसभा के लिए जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत है वो 123 है। 245 का आधा उसमें 1 जोड़ दो तो 123 आएगा। इसका आप दूना कर दीजिए, देखिए आपको 246 मिलेगा। बात समझ आ रही है, आ रही बात।
एक शर्त तो ये पूरी होनी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस दूसरी शर्त ये पूरी होनी चाहिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रेजेंट और वोटिंग कितने हैं? 150। ठीक। दूसरी शर्त है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित और मत देने वाले हैं उनका कितना होना चाहिए? उनका जो है 2/3 होना चाहिए। प्रेजेंट एंड वोटिंग हमारे 150, 150 का 2/3 कितना होगा? 100। 100 होगा ना? तीन नहीं 100 होगा। देखिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 100 होता है, 100 वोट उसके फेवर में पड़े, लेकिन ये जो है 123 वाली शर्त पूरी नहीं कर पा रहा है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो 2/3 हमें को मिल गया, इसका तो 2/3 मिल गया, मगर यह कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्य संख्या का बहुमत नहीं आ पा रहा है, क्योंकि कुल सदस्य संख्या बहुमत 123 होता है, माने प्रस्ताव गिर जाएगा, विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। अब बात समझ में आई? अरे तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, विशेष बहुमत क्या होता है अगर नोट करना चाहे तो। स्पेशल मेजॉरिटी होती है वो क्या होता है? राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245 है, प्रेजेंट थे अब्सेंट थे 45, तो प्रेजेंट बचे 200, अब्सटेन हो गया 50, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग बचे 150, तो उपस्थित मत देने वाले 150 बचे। अब विशेष बहुमत के लिए कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए जो 245 का आधा प्लस 123 होगा। इसके अलावा प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए जो ये होगा। हाँ कि जो जो कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। जो भी यहां पर आंकड़ा आएगा उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 हमें चाहिए, तो उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 जो है कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर निकलना चाहिए। ऐसे ऐसे तो क्या हुआ, वहां पर मान 85 लोग वोट करने आए हैं और 50 का 2/3, अब 245 सदस्य संख्या है और 50 का 2/3 का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये भी देखा जाता है कि जो भी इतने लोग कम से कम वहां पर हो, इतना वोटिंग वहां होनी चाहिए कि आधे से कम नहीं होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, 50 लोग आएंगे और 50 में 2/3 वोटिंग करके चले जाएंगे। ठीक। तो इसलिए हमको ये देखना है कि जो 2/3 का आंकड़ा आ रहा है वो किसी भी हालत में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया? बात समझ आ गई? पहले आपने पॉलिटी पढ़ी है क्या? पहली बार पढ़ा रही हैं? हो गया? अब लिख लीजिए स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, उसको हम लिखवा रहे हैं। नहीं हाँ, हेड कर दो स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ थोड़ा सा लिखाएंगे उसको, शब्दों में थोड़ा सा बांधेंगे, शब्दों में उसको पिरोएंगे। स्पेशल मेजॉरिटी मींस डैश करके, स्पेशल मेजॉरिटी मींस डैश कीजिए, लिखिए ए। स्पेशल मेजॉरिटी मींस दो शर्तें ना, ए और बी, तो स्पेशल मेजॉरिटी मींस डैश करके लिखिए ए, अ मेजॉरिटी ऑफ
total membership of that house, a majority of total membership of that house, a majority of total membership of that house, and 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 अब देखिए बी पॉइंट देखिए, एंड बी है a majority of not less than, a majority of not less than 2/3, not less than 2/3 of the member of that house, a majority of not less than 2/3 of members of that house present and voting, present and voting। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए। विशेष बहुमत का अर्थ है, विशेष बहुमत का अर्थ है विशेष बहुमत का अर्थ है, अब ए करके लिखिए, ए करके, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बी, और लिखिए और अब लिखिए बी, दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। और अब अगली शर्त है बी, उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले, उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक, देखिए आप लोगों ने देखा था जब प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लगाया गया था या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया गया था, वहां पर भी तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ था। वहां के 2/3 बहुमत और यहाँ के 2/3 बहुमत में अंतर है। जब प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट लगाया गया था, जब प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, वहां पर जो 2/3 बहुमत था वो कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत था। अर्थात अगर राज्यसभा जहां की टोटल मेंबरशिप कितनी है 245, अगर प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, यहां पर राज्यसभा का 245 का 2/3 बहुमत होगा। यहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट के केस में 245 का 2/3 बहुमत चाहिए हमें। ठीक, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट को जब पद से हटाया जाता है तो वहां पर भी जो है दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है, लेकिन दोनों सदनों में जो विशेष बहुमत होता है वो वहां की टोटल मेंबरशिप का 2/3 होता है। मान लीजिए प्रेसिडेंट के विरोध में, अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया और उस दिन राज्यसभा में सिर्फ जो 200 सदस्य थे, हमें 200 से मतलब नहीं है, या उस दिन राज्यसभा में सिर्फ 150 सदस्य थे, हमें 150 मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो रहा है उसके फेवर में 245 का 2/3 इतना वोट पड़ने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ऑप्शन थे, कितनी वैकेंसी थी, हमें कोई मतलब नहीं। आप इम्पीचमेंट ला रहे हो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में तो हमको इस 245 का 2/3 कम से कम चाहिए। इसी
कोई जरूरी नहीं है, कोई मर गया तो कहां प्रेजेंट होगा। हाँ, वो तो अब हटाने की, अगर उनको दिलचस्पी हटाना है, हमको नहीं हटाने हटने देना है, उनकी आपस में दिलचस्पी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या वहां पहुंची, जैसे वोटिंग हो रही है यहाँ पर, मुझे अपने कैंडिडेट को जिताना है, हम अपने पूरे घर सहित वहां पहुंचेंगे अगर जितने अंदर बड़ा उत्साह है, लेकिन नहीं पहुंचेंगे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये मेरे ऊपर है। तो जब जो है राष्ट्रपति को पद से हटाना होता है, तो वहां पर जो नियम है, वहां पर टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए। ये एक अलग टाइप का स्पेशल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी के कई टाइप हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मगर वहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं देखते, वहां टोटल मेंबरशिप का 2/3 देखते हैं। भले उस दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग वहां सिर्फ 100 लोग आए थे, हमें कोई मतलब नहीं, 100 लोग आए थे, वहां 85 लोग आए थे, हमें 50 से कोई मतलब नहीं। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना है तो 245 का 2/3 मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ठीक, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी का एक टाइप है जो प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में यूज किया जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के कई टाइप होते हैं। क्या कोई कठिन है क्या, कोई कठिन है क्या? नहीं, तो धीरे धीरे सब धीरे चीजें आती हैं, हौले हौले। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गया ना। अब देखो रिवोकेशन, रिवोकेशन माने जो हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसको हम हटाते किस तरीके से हैं। बहुत आसान तरीका है। देखिए, इमरजेंसी को लगाना कठिन बनाया गया है ताकि मनमाने तरीके से जो है लोकतंत्र को छीना ना जा सके, लेकिन हटाना आसान बनाया गया है। हटाने के लिए बस राष्ट्रपति एक दोबारा घोषणा कर दे, एक सेकंड प्रोक्लेमेशन कर दे, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन कर दे, एक परिवर्तित घोषणा कर दे कि नेशनल इमरजेंसी हटाई जाती है, बस इतना कह देगा, नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। और ये जो राष्ट्रपति की घोषणा है कि नेशनल इमरजेंसी हटाई जाती है, उसको पार्लियामेंट से पास कराने की भी जरूरत नहीं। नहीं, अपने मन से कुछ नहीं है, हम कह रहे पार्लियामेंट से पास कराने की जरूरत नहीं है। जबकि जब राष्ट्रपति ने कहा था कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसको 30 दिन का मौका दिया गया था, 30 दिन में पार्लियामेंट उसको पास करे, वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करे। तो इमरजेंसी को लगाना कठिन बनाया गया है, लेकिन इमरजेंसी को खत्म करना, इमरजेंसी को हटाना आसान बनाया गया है। हाँ, प्रेसिडेंट जितना भी काम करता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पर ही काम करता है। तो जब प्रेसिडेंट कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी हम लगा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अपने विवेक से काम नहीं करते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटर्न रिकमेंडेशन उनके पास आता है। और बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नॉर्मली प्रेसिडेंट जितने काम करते हैं ऑफिशियली हम ये कहते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो ये कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे करते हैं। यहां पर जो ऑफिशियली शब्द का प्रयोग किया गया है कैबिनेट। हमने आपको बताया था कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या अंतर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक लार्जर बॉडी है, एक बड़ी संस्था है जिसमें कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। इस प्रकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक भारी भरकम संस्था है, जबकि कैबिनेट या मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें बड़े बड़े मंत्री आते हैं। ठीक, तो जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ये राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कैबिनेट के, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। संविधान के आर्टिकल 352 में कहा गया है कैबिनेट, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रयोग नहीं किया गया है। कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पर लॉबली प्रेसिडेंट जो भी काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे करता है। अब ये सलाह उसको ओरली भी दी जा सकती है, रिटर्न भी दी जा सकती है, मगर इमरजेंसी लागू करने के लिए राष्ट्रपति को रिटर्न रिकमेंडेशन दी जाती है कैबिनेट के द्वारा, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
और जब रिटर्न रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास आएगी, उसके बाद राष्ट्रपति जो है इस बात की घोषणा करेंगे, इस बात का नोटिफिकेशन निकालेंगे कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। राष्ट्रपति ने कहा नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इतने आसानी से नहीं लगेगी। इमरजेंसी तो चालू हो जाएगी, मगर 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर आप उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराइए। और जब पास करा देंगे तो कितने दिन तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी? सिर्फ 6 महीना। पेट्रोल 6 महीने का पड़ा गाड़ी में, 6 महीने बाद गाड़ी रुक जाएगी। इसके पहले गाड़ी रुके आप जल्दी से फिर पेट्रोल डलवाइए, माने 6 महीना खत्म होते होते आप तुरंत फिर से पार्लियामेंट के पास जाइए और दोनों हाउस से, दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी से फिर से पास कराइए, तो फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी। नहीं, ठीक। देखिए, जब हमको इमरजेंसी हटानी है तो कितना आसान, बस प्रेसिडेंट इतना कहेंगे कि इमरजेंसी हटाई जाती है, इमरजेंसी हट जाएगी। और प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इमरजेंसी हटाई जाती है, इस प्रोक्लेमेशन को, इस डिक्लेरेशन को, उस घोषणा को पार्लियामेंट से पास कराने की भी जरूरत नहीं। जब राष्ट्रपति ने कहा था इमरजेंसी लगाई जाती है, तो कहा गया पहले पास करवाओ जाके, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाओ, ठीक। अब राष्ट्रपति कह रहे हैं इमरजेंसी हटाई जाती है, हटा जाती है, हाँ ठीक, हट गई, हट गई। कोई जरूरत नहीं कि सदन के पास जाओ पास कराओ। हटाना कितना आसान रखा गया है। इसके साथ साथ अब तो लोकसभा को भी ताकत दे दी गई है। अब देखो, राष्ट्रपति जब कहीं हटाए जाते हैं तो राष्ट्रपति कब कहेंगे? जब उनसे कैबिनेट कहेगा, और कैबिनेट नहीं कह रहा है, हम नहीं हटने देंगे। कैबिनेट, यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रयोग नहीं किया गया, ऑफिशियली यहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। इमरजेंसी के केस में राष्ट्रपति जो काम करता है कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पे करता है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बाद में अभी तक ये था कि राष्ट्रपति जब कहेंगे हटाई जाती तो हट जाएगी, बाद में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके संविधान में डाल दिया गया कि लोकसभा भी इसको हटवा सकती है। लोकसभा में अगर जो है सिंपल मेजॉरिटी से, सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा की जरूरत नहीं, सिर्फ लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी का क्या हुआ? उस दिन लोकसभा में जितने लोग आए थे, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग था, उनकी मेजॉरिटी, लोकसभा का सिंपल मेजॉरिटी से ही प्रस्ताव पारित कर दे, ये रेजोल्यूशन पास कर दे। क्या पास कर दे? कि नेशनल इमरजेंसी हटा दी जाए। तो राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। अब यहां पर कैबिनेट का रिकमेंडेशन का कोई मायने नहीं, ये चीज बाद में जोड़ी गई, क्योंकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी का उन्होंने बहुत मिसयूज किया था। तो बाद में अभी वो बताएंगे इमरजेंसी होती क्या, अभी तो ये बता रहे हैं इमरजेंसी लगती कैसे है, इमरजेंसी हटती कैसे है, अभी ये बता रहे हैं। अभी पिक्चर बात की है कि इमरजेंसी है क्या, जब इमरजेंसी लगेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसी क्या चीज परिवर्तन आ जाएगी हम कहीं इमरजेंसी लग गई। तो अभी तक तो ये होता था कि प्रेसिडेंट जब कहेंगे इमरजेंसी हटाई जाती है तो इमरजेंसी हट जाएगी, प्रेसिडेंट नहीं कह रहे हैं तो इमरजेंसी लगी रहेगी। अब ये व्यवस्था कर दी गई, प्रेसिडेंट नहीं कह रहे हटाई जाती है तो लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर दे, और प्रस्ताव पारित करके ये कह दे कि जो है इमरजेंसी हटा ली जाए, तो राष्ट्रपति को इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। तो अब इमरजेंसी दो प्रकार से हटती है। पहले इमरजेंसी एक ही प्रकार से हटती थी, जब राष्ट्रपति कहेंगे तब हटेगी, और राष्ट्रपति कब कहेंगे? जब कैबिनेट उनसे कहेगी, जब प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे। अब तो ये व्यवस्था कर दी गई कि कैबिनेट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ना कहें तो भी राष्ट्रपति को इमरजेंसी हटानी पड़ेगी अगर लोकसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से, नॉट स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर दे कि इमरजेंसी हटाई जाए, तो राष्ट्रपति को इमरजेंसी हटानी पड़ेगी। और सिर्फ देखो अकेले लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा की भी जरूरत नहीं है। देखो, जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो लोकसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित किया जाता है और राज्यसभा से भी। जब दोनों जगह से पास हो जाता है तो इमरजेंसी 6 महीने के लिए कंटिन्यू हो जाती है, ठीक। लेकिन जब हटाई जाती है तो हटाए जाने के लिए अगर सिर्फ अकेले लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाता, राज्यसभा से रेजोल्यूशन को पास कराने की कोई जरूरत ही नहीं, अकेले लोकसभा प्रस्ताव पारित करा के इमरजेंसी हटवा देगी।
नहीं नहीं, उसकी कोई रोल ही नहीं दिया गया, राज्यसभा को कोई रोल नहीं दिया गया है। इमरजेंसी लगाने में राज्यसभा का रोल है। इमरजेंसी का डिक्लेरेशन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से अलग अलग और स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा, लेकिन हटाने के लिए अकेले लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा का कोई रोल नहीं, राज्यसभा से पूछा भी नहीं जाएगा, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं, सिंपल मेजॉरिटी। व्हाट इज सिंपल मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। लोकसभा का सेशन शुरू हुआ, उस दिन लोकसभा में सिर्फ जो है सपोज 80 लोग आए थे, नहीं, उस दिन सिर्फ 80 लोग आए, और इन 80 लोगों का सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का अर्थ है इसका आधा किया 40, 40 एक जोड़ा 41 लोगों ने जो है प्रस्ताव पारित कर दिया इमरजेंसी हटाई जाए, इमरजेंसी हट गई। सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी का अंतर समझ में आ गया? सिंपल मेजॉरिटी होता है उस दिन जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई, उस दिन कितने लोग वहां आए थे और उन्होंने वोट दिया के, ठीक। मान लीजिए उस दिन लोकसभा में 100 लोग आए थे, टोटल स्ट्रेंथ है 543। देखिए हमेशा याद रखिए, किसी भी हाउस किसी भी क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, कभी सभी लोग वहां पर नहीं आते। जैसे कि क्लास शुरू हुई तो टोटल स्ट्रेंथ में तो लोग यहां आए नहीं, अब जो आए भी उसमें से कुछ लोग उठ के भाग गए, अब कितने बचे? कितने बचे? अब इनकी सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए, ठीक। तो उसमें से आधे से जो ज्यादा होगा वो सिंपल मेजॉरिटी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, माने अगर 4 लोग फेवर में आ गए तो कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास हो गया। बात समझ आ गई? ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, यूनिवर्सल फिनोमेना है। कभी भी टोटल स्ट्रेंथ में कहीं पर लोग नहीं आते, जो आते भी हैं उसमें से कई लोग भाग जाते हैं बीच में। तो 543 की टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। उस दिन जब लोकसभा की बैठक हुई तो आए 100 लोग, और जब कहा गया सिंपल मेजॉरिटी से पास करो जरा, तो 20 लोग उठ के भाग गए, बचे 80। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हुए? 80। जो प्रेजेंट एंड वोटिंग उपस्थित मत देने वाले हैं, इनकी हमने मेजॉरिटी निकाली, वो आई 41। देखो कहा 543 टोटल स्ट्रेंथ है, तो 41 लोगों ने जो है पास कर दिया लोकसभा से, और जो है इमरजेंसी रिवोक हो गई। बात क्लियर हो गई? हेडिंग डाल दीजिए, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का हटना। रिवोकेशन, रिवोकेशन लेके दिखाएं क्या? रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का हटना। National emergency can be revoked at any time. A national emergency can be revoked at any time by a subsequent proclamation, by a subsequent proclamation of president. Proclamation by a subsequent proclamation of president। राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय, राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय राष्ट्रपति की परवर्ती घोषणा द्वारा वापस किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय राष्ट्रपति की परवर्ती घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। Such a proclamation, such a proclamation, such a proclamation does not require parliamentary approval. Such a proclamation does not require parliamentary approval. राष्ट्रपति की इस प्रकार की उद्घोषणा
राष्ट्रपति की इस प्रकार की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। राष्ट्रपति की इस प्रकार की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, पहला चेंज कीजिए। नेशनल इमरजेंसी कैन आल्सो बी रिवोक्ड। A national emergency can also be revoked. A national emergency can also be revoked. A national emergency can also be revoked if Lok Sabha passes a resolution, if Lok Sabha comma by simple majority, if Lok Sabha पे comma by simple majority, फिर comma, if Lok Sabha comma by simple majority, फिर comma, if Lok Sabha passes a resolution disapproving the continuance of national emergency, disapproving the continuance of national emergency, disapproving, if a Lok Sabha passes a resolution disapproving the continuance of national emergency, the president must revoke it। तो सब क्लियर, समझ के लिखा है तो सब क्लियर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इट। हमने आपको बताया है कि अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएंस को डिसअप्रूव कर देती है, ये डिसअप्रूव लिखा है ना, लगा ना, तो फिर जो है प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी ही पड़ेगी। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, पैरा चेंज कीजिए। इसके अतिरिक्त, पैरा चेंज करके लिखिए, इसके अतिरिक्त यदि लोकसभा साधारण बहुमत से यदि लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेने का प्रस्ताव, यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, इस साधारण बहुमत को अंडरलाइन कीजिएगा, सिंपल मेजॉरिटी को अंडरलाइन कीजिए। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, राष्ट्रीय आपात को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को आपातकाल वापस लेना ही पड़ेगा। पहले से नहीं था, पहले जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे तभी आपातकाल वापस होगा। क्या पहले तो ये था कि ना, पहले ये था जैसे इमरजेंसी लगी तो उसको 6-6 महीने की दर से बढ़ाना नहीं पड़ता था, एक बार लग गई तो लगी रहेगी, जब राष्ट्रपति खुद कहेंगे कि हटाई जाए तब हटती थी। लेकिन ये बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इतने सारे सेफगार्ड्स जोड़े गए हैं। पहले क्या था, पहले देखिए, पहले क्या था हम बताते हैं। पहले ये था कि राष्ट्रपति ने जो घोषणा कर दी तो उस घोषणा को 30 दिन के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट से पास होना पड़ता था, 30 दिन में सिंपल मेजॉरिटी से। बाद में अमेंडमेंट करके कहा गया स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। दूसरा, एक बार राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी
तो इमरजेंसी चलती रहती थी। बाद में ये नियम बदल दिया गया, चलती नहीं रहेगी, 6 महीने बाद जो है रुक जाएगी, गाड़ी में फिर से पेट्रोल डलवाओ और फिर 6 महीने चलेगी, फिर उससे ज्यादा पेट्रोल नहीं पड़ेगा, फिर रुक जाएगी। ये बाद में अमेंड किया गया है। इसके अलावा बस, अभी बस थोड़ी है, अभी और पढ़ाएंगे, बस करें क्या है? अच्छा चलिए फिर इसको यहीं खत्म कर रहे हैं, बस इतना समझा दें, बस कर रहे हैं इतना समझा दें। फिर क्या हुआ, ये व्यवस्था कर दी गई, और ये था कि राष्ट्रपति ही वापस लेंगे। बाद में भी व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति नहीं, अगर लोकसभा जो है एक सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ प्रस्ताव पारित कर दे, इमरजेंसी वापस ली जाए, तो राष्ट्रपति को वापस लेनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था। तो देखिए पहले क्या था, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, अब वो इमरजेंसी चल रही, कब हटेगी? जब राष्ट्रपति चाहेंगे, और राष्ट्रपति के चाहेंगे का अर्थ होता है जब सरकार चाहेगी। अब ऐसा नहीं है, अगर लोकसभा ने चाह लिया तो वापस हो जाएगी।